अस्सलाम वालेकुम बच्चा, आवाज़ आ रही है आप सबको? वालेकुम सलाम मैम। यस आ रही है आवाज़। ठीक है। जी बताएं, पिछले प्रीवियस लेक्चर में से बिहेवियरल साइंसेस के किसी बच्चे की कोई क्वेरी है? कोई चीज़ उन्हें क्लियर नहीं तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर लेक्चर नंबर 11 जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके। मैम हमारा क्विज कब है? बेटा मोहम्मद मौज अली, बेटा आपने मुझे फार्मा का मेल किया हुआ था, फार्माकोलॉजी में जी मेरे मैम, सब्जेक्ट नहीं है। वो मैम मरियम फातिमा था। हाँ, वो मैं पढ़ा नहीं रही, मैं आपको उसमें कैसे एनरोल करूँ? जी ठीक मैम, है, जी मैंने उसको कर दिया। करो ठीक। ठीक मैम, थैंक यू। अच्छा बच्चों, आप सबकी रिकॉर्डिंग्स प्ले हो रही हैं जो आपको लेक्चर्स की सेंड की हैं मैंने, या जो साथ साथ अब कर रही हूँ? हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है? आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि आपकी रिकॉर्डिंग्स प्ले हो रही हैं? अच्छा जी मैम। राइट, ठीक है। क्योंकि वो मुझे एक बच्ची की मेल आई हुई है, मिसबा नियाजी, के रिकॉर्डिंग्स प्ले नहीं हो रही, पास कोड्स का कोई प्रॉब्लम है। तो बाकी मैंने मुझे किसी की कंप्लेन नहीं आई। चलें ठीक है, ओके, सोचा कंफर्म कर लूँ। चलें ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली हमने देखे थे, दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ थिंकिंग एंड व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उसमें हमने फिर डिफरेंट जो हैं मज़ीद फर्दर टॉपिक्स देखे थे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, उसकी स्टेजेस क्या हैं, क्रिएटिव थिंकर्स जो लोग होते हैं उनकी क्या ट्रेट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। आज का जो लेक्चर है, आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज़ इमोशन एंड सेकंड वन इज़ मोटिवेशन। ठीक है, इन दोनों टर्म से हम पहले से फेमिलियर हैं, हमें पता है कि इमोशंस क्या होती हैं। एनीवन हु वांट्स टू जस्ट डिस्क्राइब कि व्हाट आर इमोशंस? एनी स्टूडेंट? फीलिंग्स। मैम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, एग्जैक्टली, एक्सप्रेशन ऑफ वन इमोशंस। फीलिंग्स। ठीक है, एनी पर्सन एनीथिंग। हाँ ठीक है। और मोटिवेशन क्या होती है बच्चों? बूस्ट अप। हाँ पैशन अबाउट समथिंग या एग्जैक्टली, यू कैन से दैट। डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन कि आप जो काम कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे एक कॉज होता है। वो जो कॉज है, ठीक है, दैट अर्जेस यू टू परफॉर्म सम एक्टिविटी, दैट इज बेसिकली योर मोटिवेशन। ओके, अब फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मोटिवेशन, व्हाट इज अ पर्सन हु इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजर, व्हाट आर द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एंड प्रोफाइल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर। नाउ इमोशंस जो हैं, as you have already said कि how to express oneself, how to express one's feelings, and lack of emotion causes lack of progress and lack of motivation. The word emotion is derived from Latin word to move,
ठीक है, एंड इमोशंस डू इंडीड मूव अस, ठीक है। ये डिराइव हुआ है, इसका मतलब है कि टू मूव, यानी कि आप किसी ना किसी तरह आप स्टैटिक नहीं हो जाते, आप एक डायनामिक कंडीशन में रहते हो। लाइफ इज डायनामिक, लाइफ इज नॉट स्टैटिक, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है अपनी चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, आप इमोशंस की वजह से मूव करते हो। Definition is it is a feeling with its distinctive thoughts, psychobiological states, and range of propensities to act or behave aroused during emotions. अब propensities का जो word यहाँ पे use हुआ है, right? This word here, propensity. Propensity means a natural tendency towards something. ठीक है, एक बंदा है, उसके अंदर एक नेचुरली एक टेंडेंसी अल्लाह ताला ने रख दी है कि उसने ये काम, उसको कोई काम है जो वो जो जिसकी तरफ वो परसू करता है, जिसकी तरफ उसका ज़्यादा शौक होता है, या फिर जो उसकी आदत हो जाती है। फॉर एग्जांपल डॉग्स डॉग्स बार्क, ठीक है, वो फजूल में बार्क करते रहते हैं। इट्स द डॉग्स प्रोपेंसिटी दैट दे बार्क, और उनकी बार्किंग से हमें एज सच प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल वो बेयर नहीं कर सकते डॉग्स बार्किंग, ठीक है। और जैसे ही डॉग बार्क करता है, वो लोग जो है ना वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं टू एन एक्सट्रीम लेवल। अच्छी तो किसी को भी नहीं लगती, लेकिन वो ज़्यादा इरिटेट होते हैं और एजिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है उन्हें। तो ये उनकी प्रोपेंसिटी है, उनकी नेचुरल टेंडेंसी है टू शो एंगर टूवर्ड्स दैट बार्किंग, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन। तो इमोशंस आपकी क्या हैं जी? आपकी डिस्टिंक्टिव थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी साइको बायोलॉजिकल स्टेट्स को भी कवर कर रही हैं, आपकी रेंज ऑफ प्रोपेंसिटीज को भी कवर कर रही हैं कि आपने पर्टिकुलर इमोशन में किस तरह बिहेव करना है, ठीक है। आपको अगर आपको बुरा लगा है कुछ, तो आप सैड हो जाओगे। ये आपकी नेचुरल टेंडेंसी है कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो आप सैड हो जाते हो, ये आपकी नेचुरल टेंडेंसी है। अगर आपको किसी ने सरप्राइज दिया है, कोई गिफ्ट दिया है, आप हैप्पी हो जाते हो, आप जॉयफुल हो जाते हो, ये आपकी प्रोपेंसिटी है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमोशंस, प्राइमरी इमोशंस या सेकेंडरी इमोशंस। प्राइमरी को हम इनेट भी कहते हैं, सेकेंडरी और मिक्स्ड इमोशंस। इनेट और प्राइमरी इमोशंस होती हैं, दीज वर, इसका कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट गिवन बाय रॉबर्ट प्लचिक, हु बिलीव देयर वर 8 प्राइमरी इमोशंस। कुछ लोग कहते हैं देयर आर 6 प्राइमरी इमोशंस, बट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट प्लचिक देयर वर 8 प्राइमरी इमोशंस। 8 जो प्राइमरी इमोशंस हैं जी, उसमें आती हैं फेयर, सरप्राइज, सैडनेस, डिसगस्ट, एंगर, एंटिसिपेशन, जॉय एंड एक्सेप्टेंस। These 8 you have to memorize this, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन सी 8 आपकी प्राइमरी इमोशंस हैं, और फिर फर्दर आपको एक दो एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे, वो पता होनी चाहिए कि वो जो मिक्स्ड इमोशंस हैं वो कौन सी प्राइमरी इमोशंस से बनती हैं। सेकेंडरी या मिक्स्ड इमोशंस जो होती हैं, ये प्राइमरी इमोशंस के अमलगम से बनती हैं। फॉर एग्जांपल द इमोशन ऑफ लव, ये सेकेंडरी या मिक्स्ड इमोशन है। इट इज फॉर्म्ड बाय जॉय एंड एक्सेप्टेंस। इसी तरह इमोशन ऑफ रिमोर्स, डिस्गस्ट एंड सैडनेस, जेलिसी, लव, एंगर एंड फेयर, 3 प्राइमरी इमोशंस आ गई हैं इसमें, ठीक है। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड जेलिसी, ग्रीड, लस्ट, प्रीजुडिस, पैरानोया। अच्छा, पैरानोया कहते हैं बेटा जो पैरानॉइड पर्सनैलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं होते, और वो उनको लगता है कि ऑल अदर पीपल, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू किल मी, दे आर ट्राइंग टू हार्म मी, ठीक है। उनको एक मिसट्रस्ट की फीलिंग रहती है दूसरे लोगों से, एक सस्पिशन की फीलिंग रहती है उनको, जो है ना वो अलर्ट रहते हैं, उनको लगता है कि कोई ना कोई उनको किसी ना किसी टाइम पे मार सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। हेट्रेड एंड शेम, ऑल दीज इमोशंस आर मिक्स्ड और सेकेंडरी इमोशंस। इसमें से इन तीनों का आपको बता भी दी है रेसिपी कि व्हाट आर द प्राइमरी इमोशंस व्हिच मेक लव, रिमोर्स एंड जेलेसी। नाउ देयर इज कवरिंग ऑफ इमोशंस की, जिस तरह हमारी जो इमोशंस अंदर होती हैं, बाज़ औक़ात हम वो बाहर नहीं निकालते और हम उनको कवर कर लेते हैं किसी और इमोशन से, राइट, वी ऑल डू दैट। नाउ एंगर आइसबर्ग, एंगर आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग कहते हैं जाइंट फ्लोटिंग पीसेस ऑफ आइस को,
जो ओशंस में होते हैं, और उसका ये होता है कि आइसबर्ग ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है, आपको लगता है कि छोटा सा कोई बर्फ़ का पीस है, बट बीनीथ जो पानी के अंदर होता है वो बहुत बड़ा एक बर्फ़ का पीस होता है, आइस का पीस होता है, विच इज़ नॉट विजिबल। ठीक है, तो इसीलिए शिप्स जो है वो उससे टकरा के सिंक कर जाती हैं, बिकॉज उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि जी ये नीचे कितना है, ये कितना चौड़ा होगा नीचे से अंडर द ओशन, जो हमें नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह उन्होंने बताया कि समटाइम्स व्हेन वी आर एंग्री देयर आर अदर इमोशंस अंडर द सरफेस, कि फॉर एग्जांपल हमें घर से किसी ने डांटा है, या हम एम्बैरेस्ड हैं अपनी किसी काम पे, हम नर्वस हैं, हम हर्ट हैं, हमने किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वरिड हैं, सैड हैं। ठीक है, तो ऊपर से हम क्या होते हैं, एंग्री होते हैं, किसी ना किसी पे अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं, लेकिन अंडरनीथ उसके बहुत सारी दूसरी इमोशंस होती हैं। दिस इज कॉल्ड एन एंगर आइसबर्ग। इन्होंने दोबारा से नेम्स बता दिए कि जो आपकी प्राइमरी इमोशंस हैं, ये आपकी शेम, गिल्ट, प्राइड, एम्बैरेसमेंट, ये आपकी सेकेंडरी इमोशंस हैं। एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन। जी बेटा शहाना बतूल, बेटा कोई क्वेश्चन है आपका? जी माइक प्लीज अपना म्यूट रखा करें ड्यूरिंग द लेक्चर। अच्छा, expression of emotion. Facial expression appear to be the central to the emotions and have been retained through the evolutionary process. जो हमारे फेस के इमोशंस होते हैं, ये हमारी फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं हमारी इमोशन से सेंट्रल होते हैं। जो हमारी इमोशन, जो हमारा फीलिंग चल रही होती है फेस पे हमारी, वो एक्सप्रेस हो रही होती है। ठीक है, बॉडी जेस्चर्स और मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, मेनली बाय कम्युनिकेटिंग इमोशनल टोन रादर देन द स्पेसिफिक मैसेजेस। एक पूरी बॉडी लैंग्वेज डाउन होती है, बॉडी जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस व्हेन यू आर फीलिंग डाउन। नाउ अब ये जो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा है कि एक स्टिमुलस होता है। ठीक है, स्टिमुलस के बाद आपकी एक साइकोलॉजिकल चेंज है, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल चेंज के बाद हम वो इमोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस स्टिमुलस की वजह से क्या चेंज प्रोड्यूस हुआ, और फिर कौन सी इमोशन प्रोड्यूस हुई। फॉर एग्जाम्पल अ डॉग इज ग्राउलिंग। ठीक है, एक डॉग है जो आपको देख रहा है और वो ग्राउल कर रहा है आपके ऊपर, तो आपका हार्ट फास्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है, आप सांस तेज तेज लेना स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज आप थोड़ा सा डर जाते हो। ठीक है, देयरफॉर आई एम अफ्रेड, तो फिर आपकी कौन सी इमोशन आ गई, फेयर की। ठीक है, एक स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के बाद आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए, और उसके बाद आपकी इमोशन प्रोड्यूस हुई। अच्छा जी, इमोशंस अभी इन्होंने बता दिए कि एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, इंटरनल भी हो सकती हैं। एक्सटर्नल या बॉडीली आपकी फेशियल इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वोकल हैं, आपकी आवाज़ से पता चल जाता है, पोस्चरल हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पोस्चर से। इंटरनल या साइकोलॉजिकल, इंटरनल या फिजियोलॉजिकल जो हैं वो क्या हैं, आपकी हार्ट, ब्रेन, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है व्हेन यू आर अफ्रेड। जब आप बहुत सैड होते हो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जब एंग्री होते हो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये आपकी इमोशंस हैं जो फिजियोलॉजिकली किस तरह आपकी कंट्रोल करी हैं, ब्रेन को, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, रेस्पिरेटरी रेट। आप जब डर जाते हो, फेयर में अफ्रेड होते हो या एंग्री होते हो, तो आपका रेस्पिरेशन रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। इसी तरह डाइजेशन है। ठीक है, ये सारे आपके इंटरनल या फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको इमोशंस कवर करते हैं, अफेक्ट करते हैं बेसिकली। नाउ व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस?
अच्छा, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों, इंटेलिजेंस का वर्ड वहीं पे यूज़ होता है जहाँ पे हम किसी चीज़ की रीजनिंग करते हैं और जहाँ पे हम किसी चीज़ अपनी जो है ब्रेन यूज़ करके हम कहीं ना कहीं से एडवांटेज उस चीज़ से गेन करें। ठीक है, तो द कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज ओन एंड अदर्स इमोशंस, कि अपनी इमोशंस और दूसरों की इमोशंस को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, पहचान लेते हो और फिर उनको कैसे पुट करते हो, उनको कैसे अंडर कंट्रोल करते हो, that you use them to your advantage. This is called emotional intelligence. The capacity of emotional intelligence is measured as emotional quotient या EQ. ठीक है, एक होता है आपका IQ, ठीक है, IQ होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है, जो फाइंड करते हैं अक्सर बच्चों का स्कूल्स में या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो जब, या किसी साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो आपका IQ भी कैलकुलेट करता है, आपका EQ भी कैलकुलेट करता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी कैलकुलेट की जाती हैं आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट में, योर IQ एंड योर EQ. IQ is for intelligence quotient and EQ stands for emotional quotient. ठीक है, और इमोशनल क्वोशिएंट क्या होता है, जो आपका EQ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करता है। अच्छा जी, फिर एक टर्म होती है एलेक्सीथीमिया। आपको EQ का पता होना चाहिए, वाइवा में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, एलेक्सीथीमिया क्या होता है ये भी वाइवा में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब नॉट ऑल ऑफ अस पोजेस द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस टू द सेम डिग्री। अब हम में सब लोग जो हैं हम इक्वली अपने एक्सप्रेशन नहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते। कुछ इंट्रोवर्ट्स हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स हैं, कुछ लोग जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, जो वो फील कर रहे होते हैं टू टेल टू द वर्ल्ड। कुछ होते हैं जो दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करे और इस चीज़ का हम सबको अंदाज़ा है। Some individuals feel a great difficulty in expressing their own emotions and understanding the emotions of others that leads difficulty in maintaining relationship. This emotional difficulty is called alexithymia. अब एक बंदा है जो अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता लेकिन वो दूसरों की इमोशंस बहुत अच्छे से समझ रहा है। ठीक है, वो एलेक्सीथीमिया में नहीं आता। एलेक्सीथीमिया जो डिजीज़ है, इमोशनल डिफ़िकल्टी है, डिस्ट्रेस है, ये वो चीज़ है कि ना तो पर्सन इंडिविजुअल जो है वो अपनी एक्सप्रेसिंग कर सकता है इमोशंस की, ना वो दूसरों की इमोशंस को समझ सकता। ठीक है, both these things. This is called alexithymia. So the people with alexithymia are not aware of their own feelings. उन्हें अपनी फीलिंग्स का ही पता नहीं चलता बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड मे इवन लैक द वर्ड टू कम्युनिकेट देयर इमोशंस, और उन्हें समझ भी नहीं आती कि वो अपनी इमोशन जो उनके अंदर चल रही है, पहली बात तो ये वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या है, और सेकेंडली फिर वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकता। For example, a specific type of patient who are unable to express their distress, depression, and anxiety. They describe their feeling in terms of physical symptoms such as headache and gas. जैसे कि कुछ पेशेंट्स हैं या कुछ लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं या बहुत एनजाइटी है, उन्हें डिस्ट्रेस है किसी चीज़ से, लेकिन उनको खुद भी समझ नहीं आ रही क्या है और वो बस कह रहे हैं कि यार मेरे सर में दर्द हो रही है, पता नहीं क्या है। ठीक है, these kind of people, this goes into alexithymia. ओके, नाउ व्हाट इज मोटिवेशन। ये हमारा था इमोशंस जो अब तक हमने देखा, जिसमें इमोशनल क्वोशिएंट क्या होता है, एलेक्सीथीमिया क्या होता है, इमोशन जो है इंटरनल उसकी प्राइमरी इमोशंस क्या होती हैं, सेकेंडरी इमोशंस या मिक्स्ड इमोशंस क्या होती हैं। नाउ मोटिवेशन, द ड्राइविंग एंड द पुलिंग फोर्सेस दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंट बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है, कि आपको जो फोर्सेस आपको एक चीज़ की तरफ, एक पर्टिकुलर गोल की तरफ पुल करती हैं, कि आपने अपना बिहेवियर जो है वो परसिस्टेंट रखना है। फॉर एग्जांपल, आप स्टडी की तरफ मोटिवेटेड हो, तो आपका गोल क्या है कि आपने इतने मार्क्स अचीव करने हैं, या आपने ये पोजीशन अचीव करनी है, या आपने ये डिग्री लेनी है। तो आपका पर्टिकुलर गोल है और आपकी ड्राइविंग फोर्स पीछे ये है कि आपका परसिस्टेंट बिहेवियर बना के रखना है उसने। और परसिस्टेंट बिहेवियर क्या है, दैट यू शुड स्टडी हार्ड एंड रेगुलर। ठीक है,
टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होती है, एक इंट्रिंसिक होती है, एक एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक होंगी जी जो आपको फन एंड एंजॉयमेंट, प्रोफेशनल पर्सनल आइडेंटिटी, इंटेलेक्चुअल आपकी चैलेंजेस होंगी। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस में आपकी फिर मनी और यूजर आपकी नीड्स आ जाती हैं, आपका कैरियर, आपकी कंसर्न्स, ठीक है, और रेपुटेशन और रेसिप्रोसिटी, आपका स्टेटस, आपकी रेपुटेशन, आपकी जो स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये मिक्सचर अमलगम होता है एक्सट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक बोथ मोटिवेशन चाहिए होती हैं आपको इसके लिए। मोटिव्स, मोटिव्स क्या होते हैं? ये पावरफुल टूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप किसी चीज़ की तरफ मोटिवेट हो, ठीक है। दीज आर द इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम बिहेवियर, they are the powerful tools for the explanation of behavior and allow us to make predictions about future behavior। क्या आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपका मोटिव है कि आपने एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाना है अपना, आपने एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो ये आपका मोटिव है। बायोलॉजिकल मोटिवेशन क्या होती है? द बायोलॉजिकल मोटिव्स आर रूटेड इन फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हंगर, आपको भूख लगी है तो आप खाना खाते हो, आप जो खाना खा रहे हो वो क्यों खा रहे हो, उसके पीछे क्या मोटिव है? दैट इज हंगर, ठीक है। आप पानी पी रहे हो, क्यों पी रहे हो? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दैट? दैट इज थर्स्ट, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन, आपने सर्दियाँ आई हैं, आपने वार्म क्लोथिंग, कॉटन, आपने अपनी जर्सियाँ, शॉल्स, ये सब क्यों स्टार्ट कर दिया? बिकॉज यू नीड टू डू दैट, योर बॉडी हैज़ a temperature regulation, that is a motive that controls your clothing sense and many other habits. As regards the biological motives, the body tends to maintain a state of equilibrium called homeostasis. हम सबको पता है होम्योस्टेसिस क्या होती है? बॉडी की स्टेडी स्टेट ऑफ इंटरनल, जो बॉडी की इंटरनल स्टेट है उसको स्टेडीली मेंटेन करना इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। और हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो होम्योस्टेसिस को प्रमोट करते हैं, उनका जो गोल होता है वो होम्योस्टेसिस होता है कि उन्होंने होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना है। इसीलिए वो खाना आप खा रहे हो, पानी पी रहे हो, आपको बुखार है तो आप दवाई खा रहे हो, ताकि आपका एक इंटरनल इन्वायरमेंट जो है होम्योस्टेसिस का वो मेंटेन रहे। Now there is sexual motivation. After the biological motivation, it depends to a large degree on sex hormones, ठीक है। These hormones organize the brain and body of developing humans, so they have male or female characteristics. ये हॉर्मोन्स होते हैं जो आपकी ब्रेन और बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और हॉर्मोन्स की वजह से ही, जिस तरह फीमेल हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एफएसएच है, मेनी अदर्स, दोज आर इन द फीमेल्स, एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, दैट इज पर्टिकुलरली अ मेल हार्मोन। अगर किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन की एक्सेस हो जाती है तो क्या होता है? उसके जो है स्टार्टिंग फीचर्स ये होते हैं कि उसमें जो है ना हेयर थिक हो जाते हैं, ठीक है, हेयर ग्रोथ ऑन द facial area and on the body it starts and it's like very hard, तो ये hormones की वजह से हो रहा है। The activation of sex hormones or sexual motivation, the activation of sexual motivation in humans seem to be controlled more by the external stimuli and learning than by the sex hormones. अब ये है कि sexual जो motivation है वो अकेले जो है सेक्स हार्मोन्स कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, रादर इस पे इन्वायरमेंट का, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। देन देयर इज सोशल मोटिवेशन, नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है। जो सोशली लोग मोटिवेटेड होते हैं वो लोग ये चाहते हैं कि हमें सारी दुनिया पहचाने, हम सोशल सर्कल में अपने नुमायाँ रहें, ठीक है। पावर मोटिवेशन होती है जिसमें लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन से देयर आर सर्टेन पॉलिटिशियंस और सर्टेन पीपल, एंटरप्रेन्योर्स, सर्टेन बिजनेस टाइकून्स जो पावर मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। उनकी मोटिवेशन पावर होती है कि हमें बस पावर चाहिए, ठीक है। इन विच गोल्स आर टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, परसुएड, लीड, charm others and enhance one's own reputation in the eyes of other people. इसको कहते हैं social motivation. Then there is a term Machiavellianism, ठीक है, इसको आपने ऐसे प्रोनाउंस करना है Machiavellism. Okay, so इसमें क्या होता है कि capable of causing others harm to achieve their means, कि लोग दूसरों को हार्म कर देते हैं अपना मोटिव
पूरा करने के लिए, अपनी मोटिवेशन, चाहे वो पावर मोटिवेशन हो, वो सोशल मोटिवेशन हो, वो सेक्सुअल मोटिवेशन हो, वो किसी भी तरह की आपकी मोटिवेशन है, आपने उसको फुलफिल करना है और आपने ये नहीं देखना कि दूसरे लोगों को इससे हार्म हो रहा है. दिस इज अ बैड अनएथिकल प्रैक्टिस. ठीक है. इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हु एक्सप्रेस देयर पावर मोटिवेशन, स्पेशली जो अपनी पावर मोटिवेशन यूज कर रहे हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स इन अ डिसेप्टिव एंड अनस्क्रप्यूलस फैशन. ठीक है. जो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये होता है कि आप किसी का जो है ना यूज कर रहे हो इन और उनको हार्म करके. ठीक है. एक होता है ना म्यूचुअल रिलेशनशिप, आप किसी का फायदा ले रहे हो, आप उसको भी फायदा दे रहे हो. ठीक है. एक होता है फिर एक्सप्लॉइट करना. दैट मीन्स कि आप उस एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको यूज कर रहे हो और साथ साथ उसको हार्म पहुंचा रहे हो. Now there is self-actualization. This term was first described by Abraham Maslow. ठीक है. इसकी definition है कि it refers to an individual need to do what he or she is capable of doing. Self-actualization, आप अपने आप को actualize करते हो, पहचानते हो कि आपकी जो है ना प्रोपेंसिटी क्या है, आपकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो. ठीक है. और फिर आप वही काम परस्यू करते हो. The people who make the fullest use of their capabilities and are able to realize their fullest potential. ठीक है. फिर हायरार्कीज हैं, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजर की स्टेजेस हैं, जिसे आप कह सकते हो लेवल्स हैं. कि सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकली बेनिफिट होना, फिर सेफ्टी, फिर बिलोंगिंग, फिर स्टीम, और उस सबसे ऊपर जाके सेल्फ एक्चुअलाइजर आता है जो अपने आप को पहचानता है, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानता है और फिर उनको यूज करता है टू देयर फुल पोटेंशियल. ठीक है. ये वही बात है कि जो काम आप कर सकते हो, जो काम जिस काम में आप माहिर हो. इफ देयर इज अ पर्सन हु सिंग्स वेरी वेल, ठीक है, या इफ देयर इज अ पर्सन हु कैन ड्रॉ वेरी वेल, तो वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो आर्टिस्ट बनता है, वो पहचानता है खुद को. ठीक है. सो ही इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजर. ठीक है. मतलब कि जिस चीज का आपको शौक है, आप उसी, जिस चीज से आप एडिक्टेड हो, जिसका आपको शौक है, आप वही काम करते हो. Now, according to Maslow, self-actualization is considered to be the top need in an hierarchy of needs or motives in life. ठीक है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है उसने उसको टॉप पे रखा है कि ये सबसे ज्यादा टॉप नीड है किसी पर्सन की. ठीक है. फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर उसकी सेफ्टी है, फिर उसको लव या बिलोंगिंग्स उसकी हैं, फिर उसकी सेल्फ एस्टीम है. लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, वो सबसे टॉप पे कि वो करेगा क्या. जब तक वो ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसका उसे शौक हो, तो वो कभी भी जो है ना नीचे से अपने आप को लव नहीं कर सकता, सेफ नहीं रह सकता, वो अपने जो है अपने पर्टिकुलर रिलेशंस को खुश नहीं रख सकता, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग व्हाट ही लाइक्स. ठीक है. ये इसी तरह इसने लेवल्स बता दिए हैं कि फिजियोलॉजिकल हैं, फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी है, लव है, इस्टीम है, फिर जाके आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचते हो, जिसमें मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग. ठीक है. ये सारी चीज़ें आती हैं. आइडियल हेल्थ सिस्टम क्या होता है कि इट केटर्स फॉर सोशल एंड ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज फॉलोइंग डिस्चार्ज. कि पेशेंट्स की हमने सिर्फ डिजीज़ को ट्रीट नहीं करना, एक आइडियल हेल्थ केयर सिस्टम में हमने पेशेंट्स को बाद में रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करनी है. कौन सी? सोशल सर्कल में कैसे मूव करे वो, और ऑक्यूपेशनल कि वो क्या करे, वो क्या कर सकता है. ठीक है. उसको हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाना है कि उसके अंदर नेचुरल टेंडेंसी किस चीज़ की है, वो क्या काम अच्छा कर सकता है. ठीक है. उसको स्टिचिंग का शौक है, उसको जो है डिज़ाइनिंग का शौक है, उसको कंस्ट्रक्शन का शौक है पेशेंट को. ठीक है. तो हमने उसको उसको ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड करनी है, ताकि so that he becomes a better person socially and occupationally and towards the self actualization. अच्छा जी, अभी इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बता दी हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजर जो होता है उसकी प्रोफाइल ऐसी होती है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स हैं. उसमें क्या चीज़ें आती हैं कि एफिशिएंट परसेप्शंस ऑफ रियलिटी,
जो रियलिटी है उसको, जो मैस्लो ने किया था एक्सपेरिमेंट, उसने लिए थे सेल्फ एक्चुअलाइजर्स और उसने दूसरे ग्रुप में लिए थे ऐसे लोग जो those who were not doing their jobs or not doing their duties what they liked. ठीक है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजर नहीं थे कि जो बस अपने धक्के से काम कर रहे हैं, और एक ग्रुप था सेल्फ एक्चुअलाइजर्स का कि जो काम वो कर रहे थे वो उसी से मोटिवेटेड थे, उसी की तरफ मोटिवेटेड थे, उसी को वो इंजॉय करके करते थे। फिर उसने एक सेल्फ एक्चुअलाइजर की प्रोफाइल बनाई। अच्छा, मोस्ट ऑफ मैस्लो सब्जेक्ट कुड जज सिचुएशंस करेक्टली एंड ऑनेस्टली। तो मैस्लो के जो सब्जेक्ट थे सेल्फ एक्चुअलाइजर वाले, वो सिचुएशंस को बेटर जज कर सकते थे करेक्टली एंड ऑनेस्टली। कंफर्टेबल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स नेचर, अपनी नेचर, दूसरों की नेचर, अपनी शॉर्ट कमिंग्स का उन्हें अच्छे से अंदाजा होता। तो शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं अपने फेलियर्स, अपनी फॉल्ट्स, ठीक है। Spontaneity, Maslow's subjects extended their creativity into everyday activities. They tended to be usually alive, engaged, and spontaneous. ठीक है? Task centering, most subjects has a mission in life outside of themselves which they vigorously pursue. एक मकसद है, आप उसको pursue कर रहे हो। एक टास्क है, आपने अपना फोकस उस पर सेंटर कर दिया। Autonomy, subjects were free from dependence on external authority and tended to be resourceful and independent. Fellowship with humanity, self-actualizer felt a deep identification with others and the human situation in general. Profound interpersonal relationship, they were able to form meaningful and sustained, mutually beneficial interpersonal relationships. दूसरे लोगों से वो beneficial और meaningful relationships बनाते हैं. Non-hostile sense of humor, this refer to the wonderful capacity to laugh at oneself. कि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, दूसरों पे तो हंसते हो, लेकिन अगर आप पे कोई हंस देता है और आप वो बेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है, देन यू आर हैविंग अ होस्टाइल सेंस ऑफ ह्यूमर, कि आप दूसरों पे बात कर देते हो बट यू कैन नॉट laugh at your own self. So the self-actualizers were non-hostile sense of humor. They could laugh at one own self also. Peak experiences, all of Maslow's subject reported the frequent occurrence of peak experiences. These were marked by feelings of ecstasy, harmony, deep meaning. इनको जो है ना एक अंदर से एक satisfactory, ecstasy कहते हैं internal happiness और joy, harmony की feeling, इस तरह की feelings जो होती थी मास्लोस के सब्जेक्ट में होती थी, because they were satisfied and in harmony with their internal selves. ये फिर कुछ ट्रेड्स हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल की, जो हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिए। दोज वर ऑल द ट्रेड्स, वही इनफ हैं। इनमें से भी कुछ दो चार अगर आप बताना चाहो, लाइक दे वर ट्रूथफुल, दे वर सिंप्लिसिटी, रिचनेस, एफर्टलेसनेस होती थी, प्लेफुलनेस, परफेक्शन, नेसेसिटी, ठीक है, ये सारी ट्रेड्स हैं। नाउ व्हाट इज अ प्राइमरी इमोशन फ्रॉम लव, रिमोर्स, ग्रीड, ये सारी हैं हमारे पास मिक्स्ड इमोशंस। फेयर, ठीक है, फेयर इज प्योरली अ primary emotion. Secondly is self-actualization includes physiological abilities, basic love and belongings, safety and security, or fulfillment of unique potential. Self-actualization जो है that includes fulfillment of unique potential, right? चलें जी बच्चों, anything you didn't understand in today's lecture? मैम जी बेटा। मैम एंगर आइसबर्ग को सेकेंडरी इमोशन कह सकते हैं? एंगर बेटा, एंगर जो है ना ये आपका वैसे ही देखें, आइसबर्ग का मतलब उन्होंने जो कहा है ना कि आप अपनी आपके बीनीथ बहुत सारी इमोशंस हैं। आप घर से डांट सुन के आए हो, आप जाके अपने दोस्तों पे गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। असल में क्या है कि आप जो है ना सैड हो, सॉरो है आपको, आप डिस्गस्टेड हो, ठीक है, और ये सारी फीलिंग्स हैं आपकी, और आप जाके तो क्या कर रहे हो, एंगर, दैट इज समथिंग एल्स। मैम देखिए ना, ये एंगर आइसबर्ग में सैड सोलो जो है ये जो है एंगर कॉज करता है ना जी, सैडनेस, सॉरो, फ्राइटनिंग, जी मैम। अफ्रेड, बहुत सारी इसकी इमोशंस हैं। तो मैम ये देखिए ना, अब
एंगर आइसबर्ग में जब एक इंसान को ये सैड फील होता है तो ये अपना गुस्सा दिखाता है। तो हम्म। अब हमने ये तो पढ़े ना कि सेकेंडरी बेसिकली इमोशन आपका एंगर जो है ना बेटा, ये आपकी प्राइमरी इमोशन है, ठीक है। और इसके नीचे काफी सारे सेकेंडरी इमोशंस आ रहे हैं, आप कह सकते हो, लेकिन ये एंगर आइसबर्ग इज समथिंग एल्स, ठीक है। ये आपका मिक्स्ड इमोशन में, इसलिए आप इसको नहीं कंसिडर, एंगर इज प्राइमरी इमोशन, ठीक है। अब उसके बीनीथ, जो आइसबर्ग के बीनीथ जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही, वो शेम है, वो नर्वसनेस है, ठीक है, वो डिसरिस्पेक्ट फील कर रहे हो, आप वरीड हो, जो भी चीज है, ठीक है, वो एंगर आइसबर्ग बना रही है। वैसे मैम एंगर इज योर प्राइमरी इमोशन। एंगर आइसबर्ग को नहीं कंसीडर करेंगे ना फिर सेकेंडरी इमोशन। एंगर एक इमोशन है, दैट इज प्राइमरी इमोशन, ठीक है। एंगर आइसबर्ग एक फिनोमिनन है जिसको आपने एज सच डिफाइन करना है, कि जब बीनीथ आपकी और इमोशंस चल रही हैं और ऊपर से आप एंगर शो कर रहे हो, ओके मैम। ठीक है। जी मैम। चलिए ठीक है बेटा, अटेंडेंस मुझे सेंड कर दें। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज बच्चों। ओके मैम, खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम मरियम है इसी क्लास बिहेवियर में, उसके चाचू की डेथ होगी, उसने मुझे कहा मैं आपको हाँ कोई कन्वे बात नहीं बेटा, मुझे मेल कर दो, मैं मार्क कर दूंगी अटेंडेंस, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।